इस बार जून में 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आए तो 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, वो नारा फुस हो गया। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू सकी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार इन 23 सालों में बहुमत के आंकड़े से पीछे रहे। बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने का ये डर इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाई और एनडीए की बैठक में खुद को प्रधानमंत्री घोषित करा दिया। जो देखा जाए तो एक तरह से असंवैधानिक रूप से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी को संस्तुति नहीं दी। और यही कारण है कि आनन फानन में 9 जून को शपथ ग्रहण कर लिया गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आदि के जरिए भाजपा पर एक दबाव पड़ा और इस दबाव से संघ और भाजपा सहम गई कि ये एक तानाशाही की आहट है, जिसके कारण पार्टी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है और इसमें लगातार एक संघ और भाजपा के बीच लकीर भी देखने को मिली। जून के बाद जुलाई बीता, अगस्त आया और 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए राष्ट्र को आगे आना होगा। सवाल उठा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को, जिस नरेंद्र मोदी को 2 बार पूर्ण बहुमत मिला, पहली बार 2014 में 282 सीट खुद अकेले भाजपा को और 2019 में 303 सीट अकेले भाजपा को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदम की ओर नहीं बढ़े। ये 240 सीट में ये कैसे बढ़ जाएंगे? इससे पहले उन्होंने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन की संभावना को तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 8 सदस्य थे और इस कमेटी में ज्यादातर नरेंद्र मोदी के खास लोगों को बैठाया गया, सरकार से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के खास लोग। इस कमेटी की अध्यक्षता की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिनको रातों रात उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने दलित राष्ट्रपति के रूप में प्रचारित करने के लिए राष्ट्रपति बनाए, यानी वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो है लायबल थे। दूसरा, वकील हरीश साल्वे, वो भी आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के वफादार हैं और इस बार विनेश फोगाट मामले में ये और खुल के सामने आया कि हरीश साल्वे को सरकार ने नहीं, विनेश फोगाट और इन लोगों ने हायर किया था और उसमें वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए। हर केस में नरेंद्र मोदी हरीश साल्वे को आगे रखना चाहते हैं और हरीश साल्वे को उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनाने तक का प्रस्ताव दिया। एक बार खुद हरीश साल्वे के मुंह से निकला था ये, लेकिन हरीश साल्वे ने कहा कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस ही ठीक करता हूं, क्योंकि लाखों की फीस है उनकी। तो दूसरे सदस्य हरीश साल्वे। तीसरे सदस्य अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के खास थे, गृह मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सबसे राइट हैंड मैन हैं, तो ये 3 नरेंद्र मोदी के सबसे खास रहे। चौथे, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में फूट फूट कर अश्रु बहाते हुए रोए कि गुलाम नबी आजाद मेरे हाय आजाद। और गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार भी दिया। वो कांग्रेस में थे, इसके बावजूद उसके लिए वो फूट फूट कर रोए, उनको पद्म पुरस्कार दिया। और बाद में गुलाम नबी आजाद की इसी मोदी और गुलाम नबी आजाद के इसी जुगलबंदी को देखते हुए कांग्रेस के जब कुछ हाथ टाइट हुए तो गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, TPAP। वो भी इस 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी के चौथे सदस्य थे। विपक्ष के नेता को रखना था, उस समय विपक्ष जैसा कुछ था नहीं, कांग्रेस का तो 50 सीट के आसपास 49-50 सीट था, तो अधीर रंजन चौधरी को इसमें रखा गया। बहुमत के बाद अधीर रंजन चौधरी को रखा गया ताकि विपक्ष का प्रतिनिधित्व भी दिखे।
इसके अलावा इसमें 3 पूर्व अफसर को शामिल किया गया। एक एनके सिंह जो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, जो भी भाजपा से बड़े करीबी से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप बहुत बड़े विद्वान, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के बड़े जानकार, लेकिन उनका रुझान भी भाजपा की तरफ ही रहा है। और संजय कोठारी जिनका रुझान पूरा भाजपा की तरफ रहा, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। और इस तरह 8 लोगों की कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि रिपोर्ट आप दे दीजिए, देश में एक इलेक्शन होना चाहिए। अब जब बहुमत कम हुआ तो बहुमत के बाद अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आवाज उठने लगी। और ये आवाज खुद, अगर आपको मैं कहूंगा, अमरदीप ढूंढ ले, 4 दिन पहले नितिन गडकरी ने भी ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर दिया, मैंने कहा नहीं। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि संघ तैयार था नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन भाजपा संसदीय दल की बैठक ही मोदी ने नहीं होनी थी। तो उसके बाद एनडीए से अपने आप को करवा लिया। अब जब ये हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ने बार बार 2-3 चीज किए। पहला, संघ भाजपा पे दबाव बनाने के लिए वक्फ का चाल चला, लेकिन वक्फ में बहुमत है नहीं, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी में डाला गया। नितिन गडकरी रिवेल ही वाज ऑफर्ड पीएम पोस्ट, पहली बार बोला उन्होंने, क्योंकि अंदर ये चल रहा था और मैंने आपसे बार बार बताया था, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे थे तो झूठा कर रहा है, ये कर रहा है। अब ये बात खुला पूरी तरह से। तो वक्फ का खेला, लेकिन वक्फ के प्रति वफादारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जग जाहिर है। वक्फ को सबसे अच्छा गुजरात में लागू किया गया, जहां जहां भाजपा की सरकार है बहुत अच्छे से लागू किया गया। खुद 2019 से पहले कांग्रेस, यानी 14 से पहले कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में यदि 1 से 1.5 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की डिजिटलाइज हुई तो दावा किया गृह मंत्री अमित शाह, तब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, हमने तो 5 लाख किया। और वक्फ का चाल चला गया ताकि अंदर जो संघ भाजपा के अंदर जो एक प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है मोदी पर, कि मोदी अब चूक रहे हैं, ये अंदर अब सांसद भी कर रहे हैं, भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। और यदि नरेंद्र मोदी चुनाव में अब बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते तो उन पर संघ का दबाव होगा। संघ ने वाजपेयी, अडवाणी जैसों को साइड करने में समय नहीं लगाया, क्योंकि संगठन है तो मोदी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए इस बार उन्होंने चुनाव आयोग ने मालूम था नरेंद्र मोदी को कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति ये हुई लोकसभा में कि वो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई। जो चुनाव आयोग दावा करता है कि पूरे देश में चुनाव कराता है और पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाता है, हालांकि डाटा वो 10 से 11 दिन बाद मनमाना जारी करके और करीब 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी का आरोप चुनाव आयोग पर लग चुका है। इस विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग साफ सत्ता के दबाव में दिखा। चुनाव आयोग ने जो है आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, ये 2-3 स्टेट में जो है चुनाव घोषित, महाराष्ट्र को छोड़ दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में दुर्गति दिख रही है भाजपा की। तो जो चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कराता है वो 4 स्टेट में चुनाव नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते थे और इसलिए चुनाव में जो है महाराष्ट्र को छोड़कर हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि में चुनाव की घोषणा हुई। आज जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक आज चुनाव था। जम्मू कश्मीर में 58.19% मतदान हुआ है। भाजपा कश्मीर में बहुत कम खड़ी हुई है, काफी कम सीट पर था, 18-19 सीट पे खड़ी हुई। अब चुनाव में जब दिख रहा है कि चीजें, यदि चुनाव में परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहा तो जो संघ का, भाजपा के अंदर का जो दबाव ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, वो नरेंद्र मोदी पे एक बड़ा प्रेशर पड़ेगा प्रधानमंत्री पद को छोड़ने के लिए। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने आज फिर से एक मास्टर स्ट्रोक चला है। ये मास्टर स्ट्रोक ही है उनका, क्योंकि जुमला ज्यादा है। वो मास्टर स्ट्रोक में रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। यानी कैबिनेट ने
इस बात को स्वीकार कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। सवाल है कि कैबिनेट के इस प्रस्ताव को संसद में कैसे बहुमत मिलेगा। और ये जो टाइमिंग है चुनाव के बीच में, आज जम्मू का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव होने वाला है और आपको कहें झारखंड है, उस बीच में जब आपके पास बहुमत ही नहीं है तो आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू करेंगे। लेकिन वो चला गया क्योंकि इससे जनता को एक और जुमला सगुफा कि देश के पैसे को बचाने के लिए मोदी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं और क्या पता ये तुरुप का इक्का बने और जनता इसलिए वोट करे। और यदि हरियाणा आदि में अच्छे रिजल्ट आ गए तो फिर अंदर का जो प्रेशर ग्रुप है भाजपा और संघ का, वो फिर से थोड़ा पीछे हटेगा, महाराष्ट्र चुनाव तक जो है वेट करेगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जो है वो आसान नहीं है। पहले उसकी मैं आपको बता दूं कि कम से कम संविधान के 5 धाराओं में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं है और जो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 नहीं है। और आपको जो मास्टर स्ट्रोकवादी कहते रहे किसी बात पे राज्यसभा में नहीं है बहुमत, इसलिए मोदी जी नहीं कर रहे, तो मोदी जी अब कैसे कर लेंगे। अब तो राज्यसभा लोकसभा में भी बहुमत नहीं। आर्टिकल 83, आर्टिकल 356, आर्टिकल 172, आर्टिकल 85, आर्टिकल 174, इन सब में संशोधन करने पड़ेंगे। ऐसे संविधान में 13 से 18 संशोधन करने पड़ेंगे जिसके लिए बहुमत की जरूरत है, और वो भी 2/3 बहुमत की। जब 2/3 बहुमत है ही नहीं तो ये सगुफा क्यों छोड़ा गया। ये सगुफा अंदर प्रेशर टैक्टिक्स है कि यदि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ा, दबाव में काम करना पड़ा, संघ के प्रेशर ग्रुप ने इस चीज को कहीं प्रेशराइज किया, गडकरी आदि को बढ़ाया और वो इस्तीफा देते हैं तो वो सीधे भंग करते हुए लोकसभा कहेंगे हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड, शहादत कार्ड खेला जा सके, इस लाइन पर आपको कोई जर्नलिस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि जर्नलिस्ट को वही कहा गया दिखाने के लिए जो वहां से स्क्रिप्ट दिया गया है। अगर आप भाजपा के चैनल्स को देखें तो वो इसकी तारीफ में कसीदे कर रहे होंगे, पर वो आपको बताएंगे नहीं कि 2/3 बहुमत आएगा कैसे। अब इसमें कहा गया कि 2029 में लोकसभा राज्यसभा निकाय चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव है। तो आप कहोगे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, ये तो 2029 की बात है, अभी क्यों आप सगुफा छोड़ रहे हो। वो मैं सगुफा इसलिए छोड़ रहा हूं, इसके 2 कारण है। कारण नंबर 1 कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसमें संसद के शीतकालीन सत्र में बिल सरकार ला सकती है, टटोल कर, पार्टियों के व्यवहार को टटोल कर। दूसरा, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन 17 सितंबर 2024 को अमित शाह का एक भाषण है कि इसी कार्यकाल में हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लागू करेंगे। इसी कार्यकाल यानी 29 से पहले, 24 और 29 के बीच का कार्यकाल। यानी अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने संघ और भाजपा के अंदर के जो दबाव ग्रुप हैं और जो बाहर टटोलने के लिए एक सिक्का उछाला गया नितिन गडकरी के जरिए कि मीडिया का क्या समर्थन मिलता है इस पर, जनता का क्या समर्थन मिलता है इस पर जो है संगठन के कार्यकर्ताओं आदि का क्या समर्थन मिलता है, उसको पूरी तरह से मैप किया जा रहा है। और वो मैपिंग मोदी और शाह भी समझ रहे हैं। इसलिए मोदी और शाह ने उस दबाव से निकलने के लिए कि यदि मुझे छोड़ने को कहा गया तो मैं इस्तीफा देकर भंग भी कर सकता हूं और जनता के बीच वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर चला जाऊंगा। जनता कहेगी अरे बाप, अपनी सरकार को शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। यहां एक बात आप स्पष्ट कर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, खुद भाजपा के हित में मोदी ने कई बार फैसले नहीं लिए हैं, भाजपा के अहित में कई फैसले लिए हैं। आपको अगर ध्यान हो, 2012 में जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यूपी में चुनाव था, उस चुनाव में प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना था, स्टार प्रचारक, लेकिन मोदी ने मना कर दिया। क्योंकि अगर 12 में वो
यूपी में चुनाव प्रचार करते हैं और बाई चांस भाजपा जीत जाए तो प्रधानमंत्री का मेरा पत्ता ही कट जाएगा, नितिन गडकरी बन सकते हैं, इसलिए नहीं गए। पार्टी के हित को डैमेज किया, खुद नहीं गए, तो 12 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी जब पूरे देश को मथ रहे थे कैंडिडेट चुनाव प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने प्रचार करने से मना कर दिया। सिर्फ एक जालंधर में पंजाब में नीतीश कुमार के साथ फोटो जो हाथ उठाने वाला है वहां गए, कहीं नहीं गए। कोई एक नेता अपनी पार्टी को इतना डैमेज करता हो ये भी कम देखा गया। आज किसी नेता में ये कुवत नहीं है कि वो मोदी और शाह को कह दें कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा, सबको जाना होगा। लेकिन मोदी ने आडवाणी के उम्मीदवारी में चुनाव प्रचार नहीं किया, गडकरी के अध्यक्ष रहते हुए यूपी चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं किया, यानी भाजपा के हित पर हमेशा अपना हित ऊपर रखा। इसलिए आज भी जब भाजपा के अंदर दबाव समूह ये काम कर रहा है, उस दबाव समूह को हटाने के लिए भाजपा के हित के ऊपर, देश तो इनके हित में नहीं है और हिंदू नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन भाजपा जो पार्टी जिसके कारण उनको इतना सम्मान मिला, इतना पद मिला, गरिमा मिली, उसके ऊपर भी ये जा सकते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो प्रस्ताव है कैबिनेट से मंजूरी मिली है, वह भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर के दबाव समूह को पीछे ढकेलने के लिए है और इसे संसद के शीतकाल सत्र में लाया जा सकता है। और 17 सितंबर को अमित शाह का बयान इस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि क्या मोदी इस्तीफा दे सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि इसी कार्यकाल में ये व्यवस्था लागू होगी।